वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। और अभी अभी हम लोग ने ख़त्म किया है बार्सिलोना वर्सेस रेड स्टार बेलग्रेड मैच का वॉच अलोंग। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा हर वो दोस्त को जो आया वॉच अलोंग में, जिन्होंने कमेंट किया, जिन लोगों ने एंटरटेनिंग बनाया ये वाला वॉच अलोंग, जिन्होंने वन ऑन वन डिस्कशन किया। हम लोग काफ़ी चीज़ों के बारे में चर्चा किए, हम लोग डिफरेंट टीम्स के बारे में बात किए, हम लोग फ्रेंडली बैंटर किए और हम लोग ओवरऑल बहुत सारा मज़ा किए इस वॉच अलोंग में। तो जो भी लोग आप लोग देख रहे हैं ये वीडियो और आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आप लोगों को हर वो नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी हम वॉच अलोंग करेंगे। कोई भी मैच का हो सकता है, वो इंग्लिश प्रीमियर लीग का हो सकता है, वो बार्सिलोना का हो सकता है, वो चैंपियंस लीग में बड़े बड़े क्लैशेस के हो सकते हैं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वॉच अलोंग में आइए, हिस्सा लीजिए और एक साथ मज़े करते हैं। रिव्यू करते हैं बार्सिलोना वर्सेस रेड स्टार बेलग्रेड का मैच को लेके। मैंने क्या बताया था कि रेड स्टार बेलग्रेड एक बहुत ही पोलर टीम है, क्योंकि खुद की सर्बियन लीग में वो नंबर 1 पे बैठे हैं और चैंपियंस लीग में वो नंबर 33 में बैठे हुए हैं। तो एक ऐसा टीम जो बैलेंस अभी ढूंढ नहीं पा रहा है, जो डिसमेंटल हो चुका था एएस मोनाको के पास लास्ट मैच में। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 5-1 में डिसमेंटल किया था एएस मोनाको ने। तो कॉन्फिडेंस यूसीएल में उन लोगों का ज़्यादा कुछ खास नहीं था। और बार्सिलोना को क्या करना है अभी ये वाला मैच, फिर नेक्स्ट मैच ब्रेस्ट के अगेंस्ट बार्सिलोना को करना है कि भाई हम लोगों को जीडी बढ़ाना है। और मैं फिर से स्टैट भोंकूंगा, मुझे पता है मैं फिर से आप लोगों को स्टैट्स सुनाऊंगा और आप लोग यही सोचेंगे कि ये बंदा स्टैट्स लेके इतना ऑब्सेस्ड क्यों है। लेकिन दोस्तों, स्टैट्स अगर आप समझोगे तो आप ये समझोगे कि फुटबॉल किस जगह पे खेला जा रहा है। स्टैट्स आपको ये अंदाज़ा देता है कि कौन से साइड में आप स्ट्रांग हो और कौन से साइड में आप वीक हो। स्टैट्स का मतलब ये नहीं कि हम लोग हमेशा बूस्ट कर रहे हैं। स्टैट्स एक बेहतरीन तरीका है ये समझने के लिए कि मैच कैसा गया है। हाँ, लेकिन अगर आप मैच नहीं देख के स्टैट्स देख के आ जाओगे तो वो भी करेक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं होगा। अगर मैं स्टैट्स के बिना मैच के बारे में बात करूँ तो बार्सिलोना को 8-2 में जीतना चाहिए था, क्योंकि हम लोग बहुत सारे चांसेस मिस भी किए। अगर अब स्टैट्स भोंकूँ तो हम लोगों ने 3.55 का एक्सजी बनाया, जो हम लोग फिर से ओवर परफॉर्म किए और 5 गोल मार दिए, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने 5 बड़े चांसेस बनाए, बिग चांसेस क्रिएटेड 5 बनाए, जिनमें से 2 मिस भी कर दिए। तो अगर वो 2 हम लोग मिस नहीं करते तो हम लोग आज टोटल स्कोर टैली ऐसे ही हो जाता 7 गोल्स। और मैंने 8 क्यों बताया, क्योंकि फर्मिन लोपेस का एक बेहतरीन कर्लर जो टॉप बार में लग के ऊपर चला गया, तो वो भी अगर हो जाता तो हम लोग आज 8 गोल से भी जीत सकते थे। तो लाइनअप से शुरू करते हैं, क्योंकि आज लाइनअप में मुझे थोड़ा सा झटका लगा, राइट। क्योंकि मैं देखा कि लेफ्ट बैक में खेल रहा है जेरार्ड मार्टिन, होल्डिंग मिडफील्ड में खेल रहा है मार्क कसाडो और फ्रैंकी डियोंग, और नंबर 10 में खेल रहा है पेड्री। तो मेरे को ये वाला समझ में नहीं आया और मैंने बहुत कोशिश भी किया ये जानने के लिए कि बाल्डे को क्या चोट हो गया है, प्री मैच वार्म अप में चोट हो गया, क्या हो गया, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था उस वक्त इंटरनेट पे। और फिर मैंने देखा मैच जैसे जैसे आगे चलता गया, 58 मिनट पे बाल्डे वार्म अप भी करना शुरू किया। तो मुझे लगता है कि हैंसी फ्लिक का ये एक स्ट्रैटेजी था। लेकिन पर्सनली अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे ये स्ट्रैटेजी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जब आपको फुल थ्रॉटल जाना है, जब आपको जीतना है बड़े मार्जिन से, तब आपको बाल्डे को चाहिए था। भाई मैं बता भी नहीं सकता कि जेरार्ड मार्टिन कितना टट्टी खेला है आज। इतना टट्टी खेला है, ना डिफेंस आ रहा है उसको, ना ऊपर जाके कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। कुछ भी हो रहा है हाथ ऐसे कर दे रहा है कि मेरे को बोल दो। अरे तेरे को दे भी देगा तो क्या कर लेगा। एक तो ढंग से पास नहीं दे पाया, उसके लिए रफीनिया को डबल प्रेशर लेना पड़ रहा है। उसके लिए रफीनिया नंबर 10 भी खेल रहा है, इंटीरियर भी आ रहा है, लेफ्ट बैक में भी आ रहा है, डिफेंड भी कर रहा है। घटिया परफॉर्मेंस जेरार्ड मार्टिन का। 6.3 का रेटिंग फुटमोब ने दिया था, मैं अगर देता तो मैं 2.6 का रेटिंग देता उसको। घटिया प्रदर्शन। और इसी की वजह से हम लोग मैच में, मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं, क्योंकि पूरा मैच उसने कंप्लीट किया, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि भाई हम लोग 11 लोगों के साथ खेल रहे थे। मुझे हमेशा लग रहा था कि हम लोग 10 लोग के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि वो जो लेफ्ट बैक पोजीशन है, जो उन लोग का राइट विंग पोजीशन है, वो हम लोग का वीक लिंक है। तो पूरा मैच इसको चेंज नहीं किया गया। मुझे ये नहीं पता कि हैंसी फ्लिक का क्या इंटेंशन था इसके पीछे। बाल्डे को इतना रेस्ट देने का क्या ज़रूरत था कि चैंपियंस लीग में आप उसको रेस्ट दे दोगे और इतना एक हॉस्टाइल स्टेडियम में जाके आप ये रिस्क लोगे, जो रिस्क आपको लेना नहीं चाहिए था। अब ले लिए, उतर गए टेस्ट में। आप कुछ कर नहीं सकते, मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं सिर्फ बोल सकता हूँ कि ये वाला रिस्क डिड नॉट गो वेल विद मी। नेक्स्ट मेरे को जो लगा कि फ्रैंकी डियोंग का इंक्लूशन। अभी देखिए, फ्रैंकी डियोंग, मुझे अभी ये पर्सनली लगता है और मैं श्योर हूँ कि यही चीज़ है, फ्रैंकी डियोंग इज़ नॉट कॉन्फिडेंट ऑन द बॉल, फ्रैंकी डियोंग इज़ नॉट कॉन्फिडेंट टू चार्ज पीपल, फ्रैंकी डियोंग इज़ नॉट कॉन्फिडेंट टू रन,
90 मिनट्स लेके, ठीक है, इसीलिए उसको सब्स्टिट्यूट भी कर दिया गया। और जब तक वो बॉल पे था ना, तब तक एक अननेसेसरी पॉज़ा ले रहा था, बॉल को लेके गेम थोड़ा स्लो कर दे रहा था, फिर देख रहा था ऑप्शन। मुझे ये लग रहा है कि वो सोच रहा है कि मैं किसको दूँ आराम से पास, वो रिस्क नहीं ले रहा है जो मार्क कैसाडो लेता है। और अगर आप रिस्क नहीं लेंगे हैंसी फ्लिक के सिस्टम में, तो आप कभी फ्लरिश नहीं करेंगे। तो फ्रैंकी डियोंग का मेरे को ये लगता है, ऐसा नहीं है कि वो रिस्क नहीं ले सकता, ऐसा नहीं है कि वो लाइन ब्रेकिंग पास डाल नहीं सकता, लेकिन ये जो मेंटल ब्लॉक इधर पे है ना, कि मेरे को फिर से चोट ना लग जाए, मैं टैकल पे जाऊँ तो मैं हार ना जाऊँ, मुझे लग ना जाए, मुझे फिर से पेन ना शुरू हो जाए, इसीलिए वो रेस्ट्रिक्टेड खेल रहा है। और इसीलिए मुझे ये नहीं अच्छा लगा कि वो स्टार्ट कर ले, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको फुल इंटेंसिटी चाहिए, स्टार्टिंग में आपको फुल इंटेंसिटी चाहिए। जब तक फ्रैंकी डियोंग था और जब पेड्री को उठा लिया गया था, जब हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया फर्मिन लोपेस को, तब इंटेंसिटी में थोड़ा कमी मेरे को दिख रहा था। मेरे को दिख रहा था कि वो टायर आउट हो रहा है, वो पीछे उतना एफर्टलेसली भाग नहीं पा रहा था जो फ्रैंकी को हम लोग जानते हैं। लेकिन जैसे ही टैक्टिकल स्विच आया, जैसे ही गैवी फ्रैंकी को उठा के गैवी को लाया गया, पाव कुबार्सी का क्या हुआ है मुझे को अभी तक नहीं पता, अभी तक कुछ अपडेट नहीं आया, कल तक देखना पड़ेगा। इतना ज़ोर से मारा, शायद उसका 3-4 दांत वात ही उखाड़ लिया होगा, तो उसको लेके कोई अपडेट है नहीं। मैं सिर्फ ये प्रे करता हूँ कि भाई कोई लॉन्ग टर्म इंजरी ना हो जाए, क्योंकि उसका बॉल प्लेइंग एबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब सर्जी डोमिंगेज आया तब आप देखें कि पीछे से कोई बॉल प्लेइंग सेंटर बैक नहीं था इनिगो को छोड़ के, और हम लोग उस साइड से कोई पास निकाल भी नहीं पा रहे थे। तो मैं ये बता भी नहीं सकता, ये स्ट्रेस भी नहीं कर सकता कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। ही इज़ बियॉन्ड इम्पॉर्टेंट इन आवर टीम, और हम लोगों को वैसा पाव कुबार्सी वाला रिप्लेसमेंट चाहिए, मतलब तो अब नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोगों को चाहिए कि वो जल्द से जल्द मैच में वापस आए। जो मुझे लगता है एक प्रिकॉशनरी, एक प्रिवेंशनरी स्टेप था उसको इंजरी से फ्री करने के लिए, तो वो हम लोग चेक करेंगे कल क्या होता है। अब बात करते हैं इस चीज़ को लेके जो मैं एड्रेस कर रहा था। तो जैसे ही पिच में आया गैवी, पिच पे था फर्मिन लोपेस, लमीन यमाल और लेवांडोस्की को उठा के जैसे ही लाया गया आपके पाव वेक्टर को, इंटेंसिटी में ऐसा चेंज आया, ऐसा चेंज है इंटेंसिटी में। अगर आप बार्सिलोना को देख रहे हो और अगर आपको एक टैक्टिकल ट्विक समझ में आता है, तो आप देखे होंगे कि जो दो विंग्स रहते हैं ना, रफीनिया और लमीन यमाल, वो इनिशिएट करते हैं ऐसे डायगोनल प्रेस। लेवांडोस्की नहीं करता, क्योंकि लेवांडोस्की से नहीं होगा, वो जानता है, और उसको इसीलिए मिडफील्ड का जोन दिया जाता है कि तुम ये संभाल ले सेकंड लाइन ऑफ प्रेस में, गेम को डिसरप्ट करने के लिए। लेकिन जैसे ही लेवांडोस्की उठ गया, उसके डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है पाव विक्टर, जो दौड़ रहा था। ये जो पाव विक्टर, फर्मिन लोपेज, एक जगह था कि 3 बार बॉल फर्मिन लोपेज ने विन किया, बैक टू बैक चैलेंजेस किया, और डरता नहीं है ये सब लौंडे, ठीक है। तो फर्मिन लोपेज, कैवी, मार्क कैसाडो, लमीन यमाल और पाव विक्टर, जब ये 5 खेल रहे थे, ऐसा इंटेंसिटी से खेले, ऐसा इंटेंसिटी से खेले कि मेरे को लगा कि लास्ट 10-15 मिनट ही मैच का फर्स्ट 10-15 मिनट है, ठीक है। गोल शुरू हुआ इनिगो मार्टिनेज का, एक ऐसा लिखा हुआ पास रफीनिया का जो गोल के सिवा आप और कुछ कर नहीं सकते। अगर आप वो गोल नहीं करेंगे तो कुछ कर नहीं सकते आप। तो ये वाला, ये ऐसा मुंह से शुरू हुआ था। उसके बाद आता है लेवांडोस्की का 2 गोल 10 मिनट के अंदर, जो दोनों ही टैप इन था, क्योंकि वो 2 सेटर भी मिस कर गया। तो आई वॉज नॉट रियली हैप्पी विद लेवांडोस्की। उसका हैट्रिक हो सकता था, लेकिन खुद उसने वो हैट्रिक मिस किया। 2 टैप इन किया, उसके बाद गोल आया अपना रफीनिया का, बेहतरीन फिनिश। फिर से जूल्स कुंडे ने उसको पास किया, और उसने एक बार देखा, फिर नटमेग करते हुए बॉल को स्लॉट इन कर दिया टॉप राइट, बॉटम राइट कॉर्नर में। किसी के पास कोई चांस नहीं था। और उसके बाद फिर से जूल्स कुंडे का क्रॉस, और इस बार कौन मीट करता है? फर्मिन लोपेज गोल स्कोर करता है, और फर्मिन लोपेज सेकेंड गोल स्कोर भी कर देता। ब्रेस वो भी मार सकता था अगर वो टॉप बार हिट करके बाहर नहीं चला जाता। तो स्ट्रक्चर हम लोग का सेम ही था, प्रेसिंग हम लोग का कोऑर्डिनेट था। थोड़ा कुछ जगह पे डिसजॉइंटेड इसलिए लगा क्योंकि जेरार्ड मार्टिन इधर खेल रहा था और फ्रैंकी डियोंग बीच में आया था, जो हम लोग का नेचुरल पोजीशन अभी नहीं है। तो अगर फ्रैंकी को ज़बरदस्ती इस टीम में लाना है तो उसको भाई फिट होके आना पड़ेगा, या तो उसको सेकेंड फिडल खेलना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन के बाद, जैसे 60 मिनट में आ गया, 70 मिनट में आ गया। क्योंकि फर्स्ट लेवल टीम जो इंटेंसिटी के साथ खेल रहा है, फर्स्ट लेवल टीम जो कोहेशन के साथ खेल रहा है, ये फ्रैंकी में अभी तक मेरे को दिख नहीं रहा है। तो ये था आज का रिव्यू। आप लोग भी ज़रूर बताना कमेंट करके कि कैसा लगा आपको मैच, आपका प्रेडिक्शन क्या था और क्या वो फुलफिल हुआ या नहीं हुआ। आप लोग ये भी ज़रूर बताना कि क्या हम लोग अच्छा कर सकते हैं नेक्स्ट मैचेस के लिए, और कौन से वो वीक पॉइंट्स जहां आपको लगे कि हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना
और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। अगर रिटर्निंग है, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। लाइव वॉच अलॉन्ग मिस कर रहे हैं, लाइव वॉच अलॉन्ग में ज़रूर आ जाना। और तब तक के लिए अलविदा एंड विस्कैल बारसा।